31 मार्च 2025। आज हम बात करेंगे एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट और आईबीसी की जो धारा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया ये केस में वो हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर एक कंपनी रिस्ट्रक्चर हुई है आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट के तहत एनसीएलटी में, तो क्या उसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है रेंट देना और अल्टरनेट अकोमोडेशन देना वो भी उसके अंदर मर्ज हो गया कि नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया सिंगल बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने, अनुग्रह प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएमआरडीए एसआरए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम इधर ये एकदम फ्री सर्विस है, इसके अंदर कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ये एकदम पब्लिक सर्विस है। और आपको जो कोर्ट बोलती है आज की तारीख में वो हम आपको नॉलेज देते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सालों से एक एसआरए का जो प्रोजेक्ट है 2009 से पेंडिंग था और वो कंपनी जो है वो एनसीएलटी में गई। एनसीएलटी में जाने के बाद वो जो पास्ट ड्यूज थे वो रिस्ट्रक्चर हो गए और उसके बाद वापस जो स्लम ड्वेलर थे उन लोगों को ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देना था और उसको ट्रांजिट रेंट देना था, वो दे नहीं रहा था। तो वो लोग एसआरए में गए। एसआरए में जाने के बाद वो जो एसआरए का एक सेक्शन है, धारा है 13(2), वो 13(2) के तहत एसआरए ने अपना कानूनी डंडा चलाया और बिल्डर के सामने रिस्ट्रिक्शंस डाले। और वो रिस्ट्रिक्शंस को बिल्डर ने ये रिट पिटिशन जो बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आई सिंगल बेंच के, उसके तहत वो जो ऑर्डर्स थे उसको चैलेंज किए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी है बिल्डर की कि वो इन लोगों को रेंट दे और अल्टरनेट अकोमोडेशन दे। और ये जो स्कीम है डेवलपमेंट की, वो स्कीम के तहत उसकी फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है कि रेंट भी दे, ट्रांजिट रेंट, और फिर अल्टरनेट अकोमोडेशन, परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन दे। ये ऑप्शनल और निगोशिएबल नहीं है और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कोई भी एसआरए प्रोजेक्ट की। और जो रिस्ट्रक्चर हुआ वो डेट जो है वो अलग इशू है। और आईबीसी की जो बनाई गई जो कानूनी प्रक्रिया वो डेट रेजोल्यूशन में है, मतलब कि वो डेट को रिस्ट्रक्चर करती है और उसके अंदर जो क्रेडिटर्स है वो लोगों का CIRP जो हम कहते हैं वो रेजोल्यूशन पास होता है और सेटलमेंट होता है। मगर एक बार CIRP बन गया और वो एक्सटिंग्विश हो गया वो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर, मगर उसका जो करंट उसके बाद का जो ऑब्लिगेशन है वो कंटिन्यू रहता है। रेंट जो पेमेंट है वो CIRP हो गया, मतलब जो कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्लान हो गया उसके बाद वो चालू होता है। तो करंट जो है वो उसको डे टू डे बेसिस पे एवरी मंथ देना है CIRP के बाद। और दूसरी एक बात है कि जो आईबीसी है वो जो इंसॉल्वेंसी की कमेंसमेंट डेट है उस दिन जितने भी उसके डेट है उसको रिस्ट्रक्चर कर, मगर उसके बाद जो कोई भी लायबिलिटी है वो चालू रहती है। तो 4 इश्यूज थे इस जजमेंट में, वो 4 इश्यू हमने डिस्कस डिटेल में हम कर नहीं सकते क्योंकि 71 पेज का ये पूरा जजमेंट है। तो मैंने आपको एक संक्षिप्त में बताया कि अगर कोई भी बिल्डर, अभी आपका एसआरए प्रोजेक्ट है और वो बिल्डर आईबीसी में गया और एनसीएलटी में जाके वो अपना जो पास्ट ड्यूज है वो माफ करके आया, तो फिर वापस वो कंपनी रिस्ट्रक्चर होके अपना बिजनेस चालू करती है, तो वो बिजनेस के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है रेंट देना और परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन देना वो चालू रहता है, वो उसको एब्जॉल्व नहीं कर सकता। और कोर्ट ने
SRA की पीठ थपथपाई इस जजमेंट के अंदर कि 13(2) की धारा जो 13(2) है उसके तहत SRA ने जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो स्टेप्स लिए वो जो ये SRA जो स्लम ड्वेलर है उन लोगों को फेवर, उन लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो करेक्ट है। IBC और SRA दो अलग अलग पहलू है। IBC जो है वो माफ करता है, SRA जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है। तो इन दोनों को जोड़े नहीं, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। और अगर ये मेरा मानना है, ये बेस्ट जजमेंट है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। अगर सुप्रीम में भी गए तो ये कंफर्म होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद।